नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और ये मुद्दा बहुत ही चिंताजनक भी है, क्योंकि यहाँ पर रिसर्च में पता चला है कि 2050 तक पूरे पृथ्वी की 90% आपकी जो मिट्टी होगी वो बंजर में तब्दील हो जाएगी। वहीं यदि मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया की 30% से ज्यादा मिट्टी अनुपजाऊ हो चुकी है, खराब हो चुकी है। उसमें जो पोषक तत्व होने चाहिए वो नहीं बचे हैं। और भारत ये बोला जा रहा है कि 2050 तक उसका जो कुछ कुछ एरिया है वो रेगिस्तान बन जाएगा। तो इसी के बारे में आज हम डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। सरकार इसके बचाव के लिए क्या प्रयास कर रही है, इंटरनेशनल लेवल पर यहाँ पर इसके लिए क्या कहा गया है, इसके लिए समिट्स ऑर्गेनाइज किए गए, कैसे मिट्टी का क्षरण होता है, कैसे हम इसे रोक सकते हैं, इस एक एक मुद्दे पर हम डिटेल से इस वीडियो में समझने वाले हैं। सो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। बाकी आपकी इस पर क्या राय है कि आखिर मिट्टी जो इस तरीके से खराब हो रही है, बंजर हो रही है, इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? ठीक है, वैसे यदि मैं बात करूं इसके पीछे का कारण हम और आप ही हैं, क्योंकि जिस तरीके से हम वनों को काट रहे हैं, जंगलों को समाप्त कर रहे हैं, वो इसके पीछे का मुख्य कारण आपके हो जाते हैं। चलिए अब देख लेते हैं न्यूज। ये न्यूज आर्टिकल आपका निकला हुआ था दैनिक जागरण प्राइम, अगर कोई फॉलो करता है तो उसमें देख लेगा। ये पूरा आपका आर्टिकल था, एक 2 पेज में निकला हुआ था न्यूज़पेपर में। मिट्टी की सेहत हुई खराब, उर्वरता घटने के साथ स्वास्थ्य पर इसका पड़ेगा असर। और जैसे जैसे मिट्टी की उर्वरता घटेगी वैसे वैसे हम लोगों का स्वास्थ्य खराब होता जाएगा, क्यों? मिट्टी का स्वस्थ रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम कैसे हैं, एक कृषि प्रधान देश है ना भारत, ठीक है? तो बहुत सारे फल सब्जियां हम मिट्टी से उगाते हैं, और अगर उनमें जो पोषक तत्व हैं वो मौजूद नहीं है तो वो आपके खाने में भी नहीं आएंगे। तो ऑफ कोर्स अगर वो खराब पोषक तत्व सब्जी के थ्रू हमारी बॉडी में जाएंगे तो हमारा भी स्वास्थ्य यहाँ पर खराब हो जाएगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं। वैज्ञानिक स्टडीज के अनुसार भारत की 30% मिट्टी जो है वो खराब हो चुकी है। यहाँ पर विशेषज्ञों का कहना है कि पिछले 50 साल में यदि देखा जाए तो 50 साल पहले जो है मिट्टी में जिंक, सल्फर, मैग्नीज, आयरन और कॉपर जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी नहीं थी। लेकिन अब 50 साल बाद जो हमने देखा है तो ये सारी चीजें मिट्टी में समाप्त हो रही हैं, और इसकी वजह से कई क्षेत्रों में समाप्त होकर के वो मिट्टी आपकी क्या बन चुकी है, बंजर बन चुकी है। लेकिन अब यह स्पष्ट है जो मिट्टी के क्षरण का संकेत आपको दिखाई दे रहा है। अगर इन सूक्ष्म तत्वों को जोड़ा जाता है तो खेती की लागत आपकी बढ़ जाती है। ठीक है, अब मान लीजिए आपकी मिट्टी अनुपजाऊ है तो उसमें हमें ये सारे पोषक तत्व मिलाने पड़ेंगे ना। अब अगर इनको हम ऊपर से डालेंगे तो हमारी खेती की लागत बढ़ेगी, क्योंकि हमें इनको अपनी मिट्टी में मिलाने के लिए पैसा खर्च करना पड़ेगा। उर्वरता बढ़ानी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर से हमें खाद, ये सारी चीजें मिलानी पड़ेंगी, और मिलाने के लिए हमें क्या चाहिए, पैसा चाहिए। तो खेती की लागत बढ़ जाएगी। खेती की लागत अगर बढ़ गई तो किसानों को इससे नुकसान होगा या फायदा होगा? किसानों को नुकसान होने लगेगा ना, कि भाई वो जितना लगा रहे हैं उतनी तो पैदावार भी नहीं हो रही है, प्लस वो लॉस में और जा रहे हैं। तो किसान धीरे धीरे खेती करना छोड़ देंगे, गांव छोड़ करके कहाँ पहुंच जाएंगे, शहरों में पहुंच जाएंगे। तो पलायन भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, शहरी आबादी पर बोझ भी आपको देखने को मिलेगा। संसाधनों का हमने इतना ज्यादा दुरुपयोग कर रखा है कि चीजें वैसे भी नहीं है हमारे पास। तो यहीं पर यह बताया जा रहा है कि अगर सूक्ष्म पोषक तत्वों को मिट्टी में हम जोड़ेंगे तो खेती की लागत बढ़ जाएगी, जो कि हमारे लिए अगेन समस्या है। ठीक, आगे बात करते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर का बढ़ता उपयोग व बढ़ती निर्भरता, प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन और अस्थिर मौसम ने मिट्टी पर यहाँ पर दबाव डाला है, और ये सभी कारण हैं जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि भैया 50 साल में हम रेगिस्तान बनने वाले हैं। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। ऐसे ही रहा तो हो जाएगा हमारा रेगिस्तान। ठीक है, भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र आपका 328.7 मिलियन हेक्टेयर का है, जिसमें से 29% यानी कि करीब 96.4 मिलियन हेक्टेयर से अधिक का आपका क्षरण हो चुका है। यानी कि इतना क्षेत्र आपका क्या हो गया है, ये क्षेत्र आपका बंजर बन चुका है, रेगिस्तान बन चुका है। ठीक है, वहीं दुनिया भर में मिट्टी की उर्वरता खोने के मामले में 40% तक आप देखोगे कि गिरावट बढ़ गई है। यानी कि पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड देखें तो 40% यहाँ पर मिट्टी जो है खराब हो रही है। आगे बात करते हैं। इसे वैश्विक जीडीपी का लगभग आधा हिस्सा खतरे में आ चुका है, और पूरे वर्ल्ड की जीडीपी की बात कर रही हूं मैं, सिर्फ इंडिया की जीडीपी की नहीं। इंडिया की जीडीपी पर तो वैसे भी नकारात्मक आपका असर देखने को मिलेगा अगर कृषि क्षेत्र हमारा कमजोर हो जाता है तो। लेकिन पूरे वर्ल्ड की यदि मैं बात करूं तो पूरे वर्ल्ड की आधी जीडीपी यहां पर खतरे में आ जाएगी अगर मिट्टी इस तरीके से आपकी खराब होती रही तो।
आगे बात करते हैं। इसके अलावा मिट्टी से लगातार ऑर्गेनिक कार्बन कम हो रहा है, लगातार घट रहे ऑर्गेनिक कार्बन से उत्पादकता पर भी विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। ऐसा ही चलता रहा तो कुछ सालों में कई स्थानों पर जमीन बंजर व रेगिस्तान बन जाएगी। चलो आगे बात करते हैं। लगातार बढ़ रहा है मिट्टी का क्षरण। अब यहाँ पर आपके क्षेत्र स्टेट वाइज दिए गए हैं, सारे स्टेट थे इंडिया के, लेकिन मैंने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स ही लिए हैं। सबसे पहले बात करेंगे असम, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा जो चीजें हमें खराब देखने को मिल रही हैं। उसके बाद आपको जम्मू कश्मीर देखने को मिलेगा, तमिलनाडु, एंड देन उसके बाद आपका आ जाता है उत्तर प्रदेश। ये 4 स्टेट ऐसे हैं जहां पर स्थिति बद से बदतर होती हुई नजर में आ रही है। असम के इलाके सबसे ज्यादा इसमें शामिल हैं, फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर आ जाता है, फिर तमिलनाडु आ जाता है, एंड फिर उत्तर प्रदेश आ जाता है। ये आपका 2018-19 में डेटा एकत्र हुआ था, वो वाला डेटा यहाँ पर आपको दिया गया है। तो 19 में ये चीजें थी, तो 24 में अब स्थिति क्या हो गई होगी आप समझ सकते हो। ठीक है, चलो आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर 2050 तक पृथ्वी की 90% उपजाऊ भूमि का यहाँ पर क्षरण हो चुका होगा। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि 2050 तक पृथ्वी की 90% उपजाऊ भूमि का क्षरण हो जाएगा। इससे आने वाले समय में वैश्विक जैव विविधता जिसकी हम बात करते हैं और मानव जीवन के लिए बड़ा संकट उत्पन्न हो जाएगा। इससे देखो ये कैसे अफेक्ट करेगा। मान लीजिए देशों के पास भूमि नहीं है उपजाऊ, उनको खेती करनी है, खेती में लागत ज्यादा लग रही है, लागत ज्यादा लगेगी, पैदावार कम होगी, देश की जीडीपी पर इफेक्ट पड़ेगा और लोगों के स्वास्थ्य पर भी इफेक्ट पड़ेगा। जो सिर्फ खेती पर ही आपके निर्भर है वो लोग क्या करेंगे। और आपने देखा नामीबिया का हाल क्या हुआ, अकाल पड़ा तो वहां पर ये स्थिति आ गई कि जो जानवर थे उनको मार करके खाना पड़ा। और भारत जैसे देश में जहां पर एक ह्यूज वेजिटेरियन आबादी निवास करती है, वो कैसे जानवरों को खा सकती है, यानी कि वो तो अकाल और भूख से ही मर जाएंगे। तो ये समस्या हमें देखने को मिलने वाली है, लेकिन अभी इसको लेकर के हम उतनी संगीनता से सोच नहीं रहे हैं। आगे आते हैं। मरुस्थलीकरण के विश्व एटलस के अनुसार यदि मैं बात करूं तो 75% उपजाऊ भूमि का क्षरण पहले ही हो चुका था, जबकि सीधा असर 3.2 अरब लोगों पर इसका आज भी पड़ रहा है। तो 75% जो भूमि आपकी मरुस्थली हुई है, लाइक रेगिस्तान बनी है, उससे 3.2 अरब लोग आज भी जूझ रहे हैं, जिनको सही पोषण, सही खाना नहीं मिल रहा है। यदि यही स्थिति बनी रही तो 2050 तक स्थितियां बेहद गंभीर हो सकती हैं। यूनेस्को की ओर से मोरक्को में आपकी एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। ठीक है, इसमें आपके 194 सदस्य देश शामिल थे और इन देशों से यूनेस्को ने यह आग्रह किया कि भैया आप अपनी मिट्टी के संरक्षण को प्राथमिकता दीजिए, आप अपने पॉलिटिकल एजेंडे में इसके बारे में बताइए, पर्यावरण को अपने पॉलिटिकल एजेंडे में शामिल करिए। हम देखते हैं हमारी इंडियन पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, ये सारी चीजें नहीं शामिल करी जाती, जबकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। हर एक आम इंसान के लिए जरूरी है भोजन। हमारे क्या होते हैं, 3 बुनियादी आवश्यकताएं होती है, रोटी, कपड़ा, मकान। रोटी सबसे ऊपर आता है और वो रोटी का संकट उत्पन्न होगा 2050 तक, जिसको लेकर के सरकार अभी तक नहीं चेत रही है। यहाँ पर आगे ये भी बात करेंगे कि सरकार ने अभी तक इसको लेकर के क्या क्या प्रयास करे हैं। ठीक है, आगे आते हैं। वही मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए भी यहाँ पर 194 देश हैं, उनसे कहा गया है कि आप अपने देशों की मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाइए। आगे बात करते हैं। भारत में प्रतिवर्ष प्रति हेक्टेयर 21 टन मिट्टी आपकी नष्ट हो जाती है, खराब हो जाती है। अध्ययन में एक वर्ष में 1 हेक्टेयर भूमि पर मिट्टी के कटाव के मामले आपको मामूली से लेकर के विनाशकारी तक पैमाने पर देखने को मिलते हैं। ये आंकड़ा 100 टन से अधिक हो जाता है तो यह घटना सबसे गंभीर स्तर पर पहुंच जाती है। सबसे खराब स्थिति की यदि मैं बात करूं तो पूर्वोत्तर में असम राज्य है, जो ब्रह्मपुत्र आपकी घाटी पड़ती है, वहां पर आप देखोगे हर साल मिट्टी का क्षरण हो रहा है। और इसीलिए मैंने बताया था कि असम की स्थिति यहाँ पर सबसे बेकार हो जाती है। यहाँ कटाव की घटना लगभग 300 वर्ग किलोमीटर सतही मिट्टी को प्रभावित करती है और जो कि कुल क्षेत्रफल का ये 31% हो जाता है। आगे बात करते हैं। देश में मृदा अपरदन के लिए सबसे अधिक संवेदनशील 20 जिलों में से सिर्फ 9 जिले आपके असम के ही शामिल हैं। भारत में राष्ट्रीय औसत कटाव प्रतिवर्ष 21 टन होता है। ठीक है, और ये 21 टन प्रति हेक्टेयर है आपका। इस नाजुकता को सीधे तौर पर वनों की कटाई और गहन कृषि प्राथमिकताओं जैसे मानव जनित हस्तक्षेपों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। यानी कि ये जो चीजें हो रही हैं इसमें हमारा ही हाथ है, क्योंकि हमने अपने संसाधनों को इस तरीके से एक्सेसिव लेवल पर लेकर के गए हैं, इतने गलत तरीके से हम प्राकृतिक संसाधनों का यूज कर रहे हैं कि हमें ये सारी चीजें देखने को मिल रही है। तो इसके पीछे का कारण हम स्वयं हैं और हम ही इसे सुधार सकते हैं। बात कर लेते हैं मिट्टी का क्षरण आखिर होता कैसे है। देखिए, भारत में हरित क्रांति का हमने जश्न मनाया, हरित क्रांति को लेकर के हमने बहुत बढ़ावा दिया और उसका फायदा भी हमें देखने को मिला।
जिसमें आप देखोगे चावल, गेहूं, दालों और सब्जियों के विशाल भंडार तैयार किए गए। लेकिन हमने इस बात को नजरअंदाज कर दिया कि इससे हमारी जमीन को क्या नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या है, एक्सेसिव चीजें, गेहूं दाल चावल सब्जियां ये उगाई। जो अन्य और चीजें हम उगा सकते थे उस पर हमने बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया। रासायनिक कीटनाशकों का एक्सेसिव यूज किया ताकि हमारे पास उत्पादन पैदावार जो है वो ज्यादा हो, और जितना हम रासायनिक कीटनाशकों का यूज करते हैं, इन सारी चीजों का यूज करते हैं, वो मिट्टी की उर्वरा शक्ति क्या करते रहते हैं, कम करते रहते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग ने हमारे खेतों और फसलों को जहरीला बना दिया है, अपने प्राकृतिक पोषक तत्व खो दिए, जिससे वह जहरीली और दूषित हो गई है। अत्यधिक उर्वरकों ने मिट्टी को नाइट्रेट कर दिया है, नाइट्रोजन जो नाइट्रोजन है वो इसमें बढ़ा दिया है। अत्यधिक खेती के कारण भूजल स्तर जो है वो आपका गिर चुका है, क्योंकि हर साल बोरवेल गहरे होते गए हैं और राजनीतिक सुविधाओं के लिए अधिकांश राज्यों ने किसानों को मुफ्त पानी दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप आप देखोगे कि अति सिंचाई हुई है और बहुमूल्य संसाधन भी हमारे समाप्त हो चुके हैं। तो यहाँ पर यह भी बताया गया कि किस किस तरीके से जो योजनाएं हैं हमारी, वो भी इसके पीछे का कारण बनती जा रही हैं। आगे बात करते हैं, इन वजहों से मिट्टी में घट जाता है पोषक तत्व। अब ये क्या वजह है ये जान लेते हैं। तेज हवाएं मिट्टी के कणों को उड़ाकर ले जाती हैं, और खास तौर पर सूखे इलाकों में या खाली खेतों में ये आपके होते हैं। भारी बारिश और पानी का तेज बहाव मिट्टी के कणों को अलग करके ले जाता है। जंगलों को काटने से वनस्पतियां आपकी क्या होती हैं, नष्ट होती हैं, जिसकी वजह से आप देखोगे मिट्टी ढीली हो जाती है और ऐसे में पोषक तत्वों को आपको नुकसान पहुंचता है। खेतों की ज्यादा जुताई, लगातार फसलों का उत्पादन और खाली पड़े खेतों में मिट्टी का कटाव आपको ज्यादा बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। किसी खेत में अगर बड़ी संख्या में जानवर चरते हैं तो वहां भी मिट्टी में पोषक तत्वों को नुकसान पहुंचता है। नेशनल सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज ब्यूरो के अनुसार भारत में लगभग 30% उपजाऊ मिट्टी आपकी क्षरित हो चुकी है। इसमें से लगभग 29% समुद्र में खो जाती है, 61% एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाती है, और 10% आपकी जलाशयों में जम जाती है। और यही कारण है कि हमारी मिट्टी क्या है, समाप्त हो रही है। मिट्टी की सेहत सुधारने के लिए कई प्रयास हो रहे हैं, जैसे कि भारत सरकार ने सॉइल हेल्थ कार्ड योजना चलाई है, अभी वर्तमान में चल रही है। परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है, सरकार ने इसको लेकर के नियम कायदे कानून बनाए हैं। यूरिया की नीम कोटिंग की जा रही है, जिसके चलते यूरिया धीमी गति से पानी में घुलता है और ऐसे में पौधे के लिए लंबे समय तक नाइट्रोजन आपका उपलब्ध रहता है। केंद्र सरकार पोषक तत्वों यानी कि फास्फोरस और पोटेशियम पर सब्सिडी दे रही है। नमो ड्रोन दीदी योजना के जरिए उर्वरकों पर बेहतर इस्तेमाल यहाँ पर हो रहा है, और मल्टी स्पेक्ट्रल सेंसर से लैस ड्रोन बड़े आकार के खेतों में पोषक तत्व स्तर, कार्बनिक तत्व और नमी के स्तर जैसे मिट्टी के स्वास्थ्य मानकों की मैप कर सकता है। तो ये प्रयास किए जा रहे हैं इंडिया में वर्तमान में मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए। इंपॉर्टेंट है, याद जरूर रखना है। अब हमने इतनी समस्याएं देख ली तो हम थोड़ा समाधान के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले समाधान यहाँ पर क्या है, अगर मिट्टी की आप देखोगे कि स्थिति खराब हो रही है तो आपको करना क्या है, यहाँ पर एक आप इस तरीके से कटावदार जो खेती है ना वो शुरू कर सकते हो। कोई इसके आसान उपाय तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे बोला गया कि आप चेक डैम, भूमि की सीढ़ीनुमा खेती, समोच्च खेती की मदद से एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कर सकते हो। इससे क्या होगा कि अपवाह कम होगा और उन फसलों को कम किया जा सकेगा जिन्हें बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है। जैसे चावल में सबसे ज्यादा पानी चाहिए होता है, तो हम वो खेती यूज करें जिनमें कम हमारा जो पानी है, कम आपका ये सब सारी चीजें यूज हो, जिससे कि हमारी मिट्टी की उर्वरता बनी रहे। तो हम एक काम ये कर सकते हैं, रासायनिक उर्वरकों का हमें न्यूनतम उपयोग करना होगा। गांवों में सड़ने वाले कचरे के कई विकल्प होते हैं, इन कचरों को हम कहाँ डालें, खेतों में जाकर के डालें, जिससे क्या होगा, खरपतवार, फसल, सब्जियों का कचरा, ये सब आप खेतों में डालोगे तो मिट्टी की उर्वरता आपकी बढ़ेगी। आगे आते हैं, गांव में सड़ने वाले कचरे के कई विकल्प हैं, जैसे घास, गोबर, घर की सब्जियों का कचरा, खरपतवार, फसल अवशेष, जिन्हें खाद बना करके गरीब किसानों के लिए अच्छी तरीके से यहाँ पर खाद में मदद मिल सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यहाँ पर यूज करने की बात कही गई है कि मिट्टी के क्षरण को रोकने में यह आपकी मदद करेगा। जैसे कि आपको पता चलेगा कि वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी चेन्नई कैंपस ने 2 छात्रों से थर्मल इमेजिंग के माध्यम से फसल में कीटों का पता लगाने के लिए एक टेक्नोलॉजी विकसित करी है। तो इसको, लेकिन इसका जो कॉस्ट है वो ज्यादा हो जाएगा, तो हमें वो चीजें देखनी है जिसके हम कॉस्ट कटिंग कर सकें और सामान्य लोगों तक आसानी से उसकी पहुंच बना सके। तो ऐसे करके हम मिट्टी की उर्वरता को बनाए रख सकते हैं, और सरकार भी इसको लेकर के बहुत सारे प्रयास कर रही है। बाकी यदि आपके पास कोई उपाय है तो मुझे अवश्य कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड थैंक यू सो मच।